नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इंस्पायर स्कॉलरशिप ऑफर लेटर आने के बाद आगे क्या क्या प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आ चुकी है। इसमें वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। A to Z आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। कैसे आपके बैंक अकाउंट में इंस्पायर स्कॉलरशिप आएगी, कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कराना है, किस टाइप का रहेगा, BSc में कितने परसेंटेज मार्क्स वगैरह लाने होते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह क्या होती है, इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट क्या होता है, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करना, पूरा एंड तक देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछ रहे थे कि सर इसमें प्रोविजनली ऑफर लेटर लिखा हुआ है, तो प्रोविजनली का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोविजनली ऑफर लेटर है, कहने का मतलब ये कि अगर आप टाइमली डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड कर पाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलने में प्रॉब्लम या कैंसिल हो सकती है। यानी कि एक प्रकार से, दूसरे टाइप से मैं बोलूं तो एक प्रकार का ये आपका फाइनल ऑफर लेटर ही है। इसके बाद अब कोई कट ऑफ नहीं आएगी, कोई सिलेक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो आगे का काम बचा है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ही बचा है, उसमें आपको गलतियां नहीं करनी है, बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप आता है कि आपका बैंक अकाउंट एंड आधार कार्ड अपलोड करना है। अपलोड योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। अकाउंट टाइप जो आपका रहने वाला है ये रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट रहेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। यानी कि जिस दिन आपका ऑफर लेटर आया है, यानी कि अगर मैं बैच 2023 की बात करूँ जिनका ऑफर लेटर 5 जून को आया है, तो आने वाले अगले 6 महीने के अंदर आपको अपना बैंक डिटेल्स एंड आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये कि अपलोड योर BSc फर्स्ट ईयर रिजल्ट या मार्कशीट प्लस परफॉर्मेंस रिपोर्ट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। 1 साल का टाइम मिला है आपको BSc फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का अपलोड करने के लिए। आगे बात करें फ्रेंड्स, बैंक डिटेल्स सबसे पहले कवर कर लेते हैं। बैंक डिटेल्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा बैंक लगेगा तो मैं आपको क्लियरली बताऊँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही लगेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं लगेगा। उसमें भी अकाउंट टाइप है रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट या फिर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट हैविंग नो ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ कैश ट्रांसफर। यानी कि आपका जो एक रेगुलर सेविंग या फिर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट जो होना चाहिए उसमें कैश ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट ना हो, इस तरीके का आपका अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि जब DST वाले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका रिलीज़ करते हैं, 1,20,000 भेजते हैं आपके अकाउंट में, तो मतलब कोई अगर बैंक खाते में कोई लिमिट लगी है तो फिर आपका ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है। इसलिए आपका खाता मतलब रेगुलर सेविंग होना चाहिए या फिर नॉर्मल सेविंग होना चाहिए जिसमें कोई ट्रांजैक्शन लिमिट ना हो। आगे बात कर लेते हैं नॉट एक्सेप्टेड फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे कुछ मैं बैंक के नाम ले रहा हूँ जो SBI के ही है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं, जैसे कि जनधन हो गया, किसोक हो गया, जीरो बैलेंस हो गया, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, पहली उड़ान, पहला कदम, जॉइंट अकाउंट। इस तरीके के जो सिमिलर अकाउंट हैं, इन अकाउंट्स में बेसिकली लिमिट वगैरह रहती है। हालांकि कुछ अकाउंट है जैसे कि पहला कदम वगैरह है, इनमें लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी ये अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होते हैं। ओनली रेगुलर या फिर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट ही एक्सेप्ट होता है। आगे बात करूँ फ्रेंड्स, हाउ टू ओपन SBI अकाउंट, आपको कैसे SBI का अकाउंट ओपन कराना है। तो हमारे पास में फ्रेंड्स 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक तो ऐसे कि जिनकी एज 18 ईयर हो चुकी है, एंड सेकेंड जिनकी एज 18 ईयर नहीं हुई है, और कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी SBI अकाउंट है जिनके पास में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 18 ईयर के हो चुके हैं या 18 से ज़्यादा हैं। इनको क्या करना है, इनका बहुत ही आसानी से अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको SBI की मेन ब्रांच में जाना है एंड वहाँ पर आपको कहना है कि सर आप मेरा SBI का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट या फिर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर दीजिए जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट ना हो। इस तरीके से आपको वहाँ पर बोलना है और वो आसानी से आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो सेकेंड टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज अभी 18 ईयर की नहीं हुई है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है SBI का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझिए एंड वो फाइनली वर्क करेगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको SBI की मेन ब्रांच में जाना है। देख लीजिए, आपको किसी भी SBI की मिनी ब्रांच में नहीं जाना है, जो कैफ़े वैफे होते हैं ना उनके पास में नहीं जाना है, आपको SBI की मेन ब्रांच में ही जाना होता है, बैंक में जाना होता है और वहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है ओपन रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट। वहाँ पे आपको रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप मेरा ओपन कर दीजिए। आगे देख लेते हैं, अगर वो लोग आपका अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तो
उनको अपना ऑफर लेटर दिखाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। आप चाहो तो अगर आपकी एज 18 ईयर नहीं है एंड आसानी से अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है रेगुलर, तो आप चाहो तो ऑफर लेटर को थोड़ा 1-2 पेज प्रिंट करा लेना और उसको फिर मैनेजर को दिखाना एंड रिक्वेस्ट करना। अगर अकेले जा रहे हो तो किसी को साथ में भी घर से लेके जाना, तो मे बी मान जाएंगे एंड ओपन कर देंगे। इतना करने पे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट का अकाउंट ओपन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रिक्वेस्ट करने एंड ऑफर लेटर दिखाने पर भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तो आप किसी दूसरी SBI की मेन ब्रांच में जाकर पता करें एंड यही स्टेप फॉलो करें। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये सब करने पर भी अगर बैंक अकाउंट नहीं ओपन हुआ तब क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सब करने पर भी अकाउंट नहीं ओपन हो रहा तो जिनकी एज 18 ईयर नहीं हुई है, 2 प्रकार के स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं। नंबर 1, ऐसे स्टूडेंट जो विद इन 6 मंथ किसी दिन 18 ईयर के कंप्लीट हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर। और दूसरे टाइप ऐसे स्टूडेंट है जो विद इन 6 मंथ भी 18 ईयर के कंप्लीट नहीं होने वाले। तो अगर मैं बात करूं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो विद इन 6 मंथ 18 ईयर के कंप्लीट हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर, उनके लिए बहुत ही आसान सोल्यूशन है कि आप 18 ईयर कंप्लीट होने तक का वेट करें। जब आप 18 ईयर के हो जाएं तब आप जाइए बैंक और अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए, आसानी से हो जाएगा। आगे बात करूं मैं, अगले जो टाइप हैं ऐसे स्टूडेंट जो विद इन 6 मंथ भी 18 ईयर के नहीं होंगे। ऐसे स्टूडेंट हैं एंड वो बहुत सारा प्रयास कर चुके हैं, अलग अलग मेन ब्रांच में भी SBI के जा चुके हैं एंड उनका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। सारे जो मैंने आपको प्रोसेस बताया सब कुछ आजमा के देख लिए, फिर भी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। तब आपके लिए एक सोल्यूशन आता है, उसका नाम है सर्वाइवर अकाउंट, यानी कि आपको सर्वाइवर अकाउंट ओपन कराना होता है। थोड़ा और वीडियो को आगे देखिए प्लीज़ नोट, यह अकाउंट तभी ओपन कराएं जब किसी भी प्रयास से आपका अकाउंट ओपन ना हो रहा हो। आगे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, सर्वाइवर अकाउंट ओपन कराने से पहले एक बार DST हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके जरूर पूछ लें, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताएं और उनसे कंफर्मेशन लें कि सर इस तरीके की मेरी सिचुएशन है और मैं अब सर्वाइवर अकाउंट ओपन करवा सकता हूं क्या। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर्वाइवर अकाउंट क्या होता है। तो यह एक प्रकार का जॉइंट अकाउंट होता है जिसमें प्राइमरी अकाउंट होल्डर आप रहेंगे, यानी कि जो खाता का संचालन करेंगे ये आप खुद करेंगे एंड सेकेंडरी आपके फादर या मदर हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार का जॉइंट होता है। वैसे जॉइंट अकाउंट एक्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन ये जो सर्वाइवर वाला है ये एक्सेप्टेबल है एक ऐसी सिचुएशन में जब आपका अकाउंट ओपन ना हो रहा हो। तो ये चीज़ तभी करें जब सारे प्रयास आपके निरस्त हो जाएं एंड DST में बात करके ही ये सारी चीज़ें करें। तो इस तरीके से बैंक डिटेल्स की प्रॉब्लम यहां से होती है सॉल्व। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनका ऑलरेडी SBI में अकाउंट ओपन है। तो उनको क्या करना है, अपनी पासबुक में अकाउंट टाइप चेक करें। अगर उसमें रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज बैंक जाकर के अकाउंट टाइप पता करें और ये भी पूछें कि सर इसमें कोई ट्रांजेक्शन लिमिट तो नहीं है। अगर आपका रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है तो आप बैंक जाकर के उसको रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में अपग्रेड कराएं और न्यू पासबुक प्रिंट कराएं जिसमें ये लिखा हो कि अकाउंट टाइप रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है। फ्रेंड्स अगर आपका अकाउंट रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आप उसको क्लोज करा सकते हैं एंड न्यू रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई जीरो बैलेंस अकाउंट है, पता चला वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में, तब आपको अपने खाते को जो जीरो वाला है उसको क्लोज कराना पड़ेगा एंड फिर आपको रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा। सभी स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान में रखें, अगर आपकी पासबुक में अकाउंट टाइप सेविंग बैंक अकाउंट लिखा है, सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट लिखा है और आप बैंक जाते हो, आपको कहा जाता है कि ये रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ही है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरी पासबुक में अकाउंट डिटेल्स फिर से प्रिंट करें। किसी दूसरे पेज में प्रिंट करा सकते हैं और उसमें रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट प्रिंट होके आना चाहिए। अगर बैंक वाले मना कर देते हैं तो उसको आप अपलोड करो, जो बैंक पासबुक है तो आप एक बार अपने पोर्टल DST मतलब जो इंस्पायर पोर्टल में है आप उसको अपलोड करो, क्योंकि वो है तो रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट लेकिन बैंक वालों ने मना कर दिया क्योंकि उसमें बस कमी ये है कि वो लिखा नहीं है कि रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट, जबकि है वो रेगुलर ही। तो आप इसको एक बार अपलोड करो, DST वाले उसको चेक करेंगे। अगर DST वाले आपके बैंक अकाउंट को रिवर्ट कर देते हैं तो एक रिवर्ट का नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि आप जो बैंक अकाउंट अपलोड किए हैं ये करंट फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट ही एक्सेप्ट होगा। इस तरीके से रिवर्ट की नोटिफिकेशन आएगी। तो आप उस जो रिवर्ट की नोटिफिकेशन है वो आप बैंक में जाकर के दिखाएं कि देखिए सर इस तरीके से रिवर्ट आ गया, तो हो सकता है कि बैंक वाले फिर आपका पासबुक को रीप्रिंट कर दें एंड साथ ही साथ आप DST हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं, बात कर लेना, आपकी प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आफ्टर अपलोडिंग बैंक डिटेल्स एंड आधार कार्ड, इसके बाद का क्या प्रोसेस है। अब आप कहेंगे कि आप कैसे अपलोड करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे होगा। तो ये इसके लिए अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कैसे बैंक डिटेल्स पोर्टल में जाके अपलोड करेंगे। इसमें आप थ्योरी समझ लीजिए ताकि आपको पूरा नॉलेज हो जाए। आगे बात कर लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट या मार्कशीट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट किस तरीके से है आगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपके पास में इंटरनेट रिजल्ट है बीएससी फर्स्ट ईयर का, तो इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट है। एक तो जिनका रिजल्ट सेमेस्टर में आ रहा है और एक ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट ईयरली में आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपका रिजल्ट सेमेस्टर में आ रहा है तो दोनों सेमेस्टर को अलग अलग प्रिंट आउट निकालना है और दोनों को लेके अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है एंड वहाँ पे प्रिंसिपल, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार किसी से भी वहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैम्प दोनों में अलग अलग करवाने होते हैं। एंड वहीं पे अगर बात करें जिनका ईयरली रिजल्ट आ रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको रिजल्ट प्रिंट आउट निकालना है और एक ही प्रिंट आउट रहेगा और उसको लेके कॉलेज जाना है एंड उसमें सिग्नेचर स्टैम्प कराना है। आगे बात करें अगर आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेमेस्टर वाले आप हैं तो दोनों सेम की मार्कशीट को आपको एक साथ एक ही पीडीएफ में अपलोड करना होता है। अगर ईयरली में है तो उसको आप डायरेक्टली एक ही पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, उसमें कोई सिग्नेचर स्टैम्प कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी अपने कॉलेज से सिग्नेचर स्टैम्प करवा करके अपलोड करना होता है। तो अब आप पूछेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है, तो चलिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट का ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये रही परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इसमें आपको फिलअप करना होता है। कैसे फिलअप करना है एक बार समझ लीजिए। ये IVR नंबर है, इसमें अपना IVR नंबर वगैरह भरना है या फिर आप एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भर सकते हैं। इसके बाद अपना नाम भरना है, ये सब भरना है। डिटेल्स सेटिस्फैक्ट्री में टिक करना है एंड फर्स्ट ईयर पे भी टिक करना है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आई रिकमेंडेड वाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। इसमें एक तो कंटिन्यू पे टिक करना है, नीचे से आप ये कैसे भरनी है एक वीडियो है, स्पेशल वीडियो, इसको आप जस्ट थोड़ा समझ लीजिए। और इसमें जो आपका सेशन है, अगर आपने 2023 में 12th पास आउट किया है तो आपको जो अपना सेशन डालना है वो 2023-24 का यहाँ पे डालना है, इस जगह पे, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको कॉलेज से सिग्नेचर स्टैम्प कराने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सील, सिग्नेचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, इंस्टीट्यूट सब कुछ लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे जो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर है, ये कॉलेज के किसी भी पर्सन का आप दे सकते हैं अगर अवेलेबल है। कोशिश करें कि किसी का भी दे दें, और नहीं दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और डेट, कोई भी डेट डाल सकते हैं जिस दिन आप सिग्नेचर स्टैम्प करा रहे हैं। एंड प्लेस में कोई भी प्लेस डाल सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, कोई भी प्लेस डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये रही परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इसका एक स्पेशल वीडियो है कैसे भरी जाती है, तो उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप उसको देख लेना। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं आफ्टर अपलोडिंग बीएससी फर्स्ट ईयर डॉक्यूमेंट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये अपलोड करने के बाद आगे क्या होगा। फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, कंटिन्यू देखते रहिए। यहाँ पे देखिए जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद में यूजली विद इन 2 मंथ्स आपकी जो स्कॉलरशिप है ये सैंक्शन हो जाती है। सैंक्शन वगैरह कहाँ चेक करेंगे, ये सब बात के हमारे आगे की वीडियोस में आप देख लेना। ड्यू इंस्टॉलमेंट स्टेटस क्या होता है सब कुछ हम आगे बता देंगे, कैसे चेक करते हैं कि सैंक्शन हुई कि नहीं हुई है। तो यानी कि 2 महीने के अंदर लगभग स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जाती है जब आप अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। और सैंक्शन होने के बाद में लगभग 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं 1,20,000। अब आप कहेंगे कि 1,20,000 कैसे आ रही है, ये सब कुछ आपको आगे देखने को अभी मिलने वाला है। वैसे अगर मैं बात करूं ऑफिशियल टाइम कितना होता है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर आप कभी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछते हो तो वो आपसे कहेंगे कि 4 से 5 महीनों का इंतज़ार करें, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही आ जाती है। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये स्कॉलरशिप जो होती है ये 80,000 पर ईयर के हिसाब से मिलती है। 5 ईयर तक, 5 सालों तक आपको मिल सकती है। यानी कि अगर आप 5 साल तक स्टडी करते हैं तो मतलब 5 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, जिसमें ये 2 भागों में बटी होती है, जिसमें 60,000 अलग होते हैं, 20,000 अलग होते हैं। तो 60,000 जो होते हैं ये बेस्ड ऑन बीएससी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। एंड ये जो 20,000 होते हैं ये मेंटरशिप प्रोजेक्ट के ऊपर होते हैं। यानी कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड उसको सबमिट करते हैं तो ये आपको पैसा मिलता है। प्रोजेक्ट की टेंशन मत लीजिए, अभी आगे हम सॉल्व करने वाले हैं, प्रोजेक्ट में आप टेंशन फ्री रहें। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जिस भी ईयर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाया, पार्टिकुलर उस ईयर के आधार पर अगले ईयर की 60,000 स्कॉलरशिप कट जाएगी। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी होता है कि बीएससी में इतना सब कुछ करना है, अगर इतना नहीं कर पाते हो तो 60,000 आपकी स्कॉलरशिप कट जाएगी, ऐसा भी रूल है। तो एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका रिजल्ट
SGPA या CGPA में पेपर आ रहा है तो उसमें आपको 7 CGPA या 7 AGPA या इससे ज़्यादा आपको लाने हैं। 7 तो लाना ज़रूरी है, अगर 7 से कम है तो आपका 60,000 का नुकसान हो जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में आ रहा है, परसेंटेज का मतलब आपकी रिजल्ट में ये प्रॉपर मेंशन है कि कितना पूर्णांक है और कितने नंबर आपको मिले हैं, मार्क्स में अगर आपको नंबर मिल रहे हैं तो उस केसेस में आप अगर 60% ले आते हैं या इससे ज़्यादा ले आते हैं तो आपका फिर वो वैलिड है। और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का रिजल्ट परसेंटेज में भी आ जाता है और CGPA में भी आ जाता है। तो जिनका रिजल्ट परसेंटेज में और CGPA में दोनों में आ जाए तो उनको क्या करना है, उनको ये देखना है कि हमारे रिजल्ट में क्या मार्क्स की इन्फॉर्मेशन है, क्या ऐसा भी लिखा है कि हमको कितने नंबर मिल रहे हैं। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो आपको जब अपलोड करेंगे तब अपलोड करते टाइम वहाँ पे ऑप्शन आता है कि CGPA में रिजल्ट आया कि मार्क्स में आया, तो आप मार्क्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा ताकि परसेंटेज 60 या 60 के ऊपर हो जाए। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में परसेंटेज तो कन्वर्ट करके लिखा हुआ है कि इतने परसेंटेज आए हैं लेकिन उसमें मार्क्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है और CGPA वगैरह भी लिखा है तो उस केस में आपका CGPA ही वैलिड होगा। आगे मैं बात करूँ फ्रेंड्स, पास इन एवरी सब्जेक्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि पहले ही बार में हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना है, कोई बैक या अब्सेंट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी स्कॉलरशिप 60,000 कट जाएगी। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं कुछ डाउट्स भी क्लियर कर देता हूं, जैसे कि अगर आपका रिजल्ट सेमेस्टर में आ रहा है तब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेमेस्टर में अलग अलग 60% या 7 CGPA आए। दोनों का एवरेज 7 CGPA या 60% होना चाहिए। मैं थोड़ा डिटेल्स में डिस्क्राइब कर देता हूँ इस चीज़ को। मान लीजिए कि आपका पहले सेमेस्टर में आपके आ गए 58%, तो दूसरे सेमेस्टर में आपको कम से कम 62% लाने होंगे, तभी आपका एवरेज 60% बनेगा। वैसे अगर किसी का मान लीजिए SGPA में रिजल्ट आ रहा है, मान लीजिए पहले सेम में 6.9 SGPA आ गए तो दूसरे में कितने लाने होंगे SGPA, उसको दूसरे सेम में उसको लाने होंगे 7.1 SGPA, तब जाके उसका ओवरऑल 7 CGPA बनेगा। अगला देख लेते हैं, अगर आप नॉर्मल BSc या जनरल BSc करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी सब्जेक्ट में 60% या 7 CGPA वगैरह लाएं। ओवरऑल आपका जो रिज़ल्ट है ये 60% या 7 CGPA होना चाहिए। ये भी आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। अगला डाउट और देख लेते हैं, अगर आप BSc ऑनर्स स्टूडेंट हैं, ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं, एक BSc ऑनर्स कोर्स होता है, यूजली बहुत कम कोर्स ये जो ऑनर्स वाला है इसको बहुत कम ही स्टूडेंट ऑनर्स लेते हैं। तो अगर ऑनर्स वाले आप हो तो फिर आपको ये ज़रूरी है कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका ओवरऑल 60% या फिर 7 CGPA होना चाहिए। बाकी माइनर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, अगर 60 नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, ये स्कॉलरशिप किस ईयर में किस बेसिस पे मिलती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ईयर लिखे हुए हैं, तो जैसे कि मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, इसको आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर, तो जो फर्स्ट ईयर है उसके आगे डैश लिखा है, उसके आगे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ 12th, यानी कि जो फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है ये किस आधार पे मिलेगी, उसके आगे डैश में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 12th, यानी कि 12th के बेसिस में BSc फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है। उसके नीचे है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में है BSc फर्स्ट ईयर, यानी कि BSc फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि BSc फर्स्ट ईयर का मतलब BSc फर्स्ट ईयर के रिजल्ट या मार्कशीट प्लस परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मैंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्लस करके नहीं लिखा है क्योंकि जगह थोड़ी कम थी, आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी इनडायरेक्टली समझ लीजिएगा, सब में लगी हुई है। तो यानी कि जब आप BSc फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको BSc फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है जो कि 12th के बेसिस पे रहती है। अब आप आगे समझिए, आगे यहाँ पे है BSc सेकेंड ईयर, यानी कि BSc सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी। तो ये जो इसका बेस है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि ये फर्स्ट ईयर के आधार पर BSc सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है BSc फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट, BSc फर्स्ट ईयर की मार्कशीट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है। तो इस तरीके से आपको BSc सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप 60,000 आपको मिलेगी। तो अब यहाँ पे एक बात समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखूँ फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे नीचे भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ईयर है, तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि जब आप फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो आपको एक 60,000 तो ऊपर आ रही है जो कि 12th के बेसिस पे है फर्स्ट ईयर की, और एक 60,000 और आ रही है जो कि सेकेंड ईयर की है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर।
तो यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो आपको एक 60,000 फर्स्ट ईयर की और एक 60,000 सेकेंड ईयर की, यानी कि टोटल 1,20,000 स्कॉलरशिप एक साथ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। और इसमें प्रोजेक्ट का पैसा बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब 1,20,000 आती है उनको लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट का भी पैसा आ गया। जब आप प्रोजेक्ट करोगे, अभी प्रोजेक्ट की बात आगे करता हूँ, तो इस तरीके से 1,20,000 आपके बैंक अकाउंट में आ गई। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप कैसे आएगी। तो थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप किस बेस पे आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेस है ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ईयर, यानी कि सेकंड ईयर के आधार पे थर्ड ईयर की स्कॉलरशिप आएगी। और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो है बीएससी सेकंड ईयर, यानी कि बीएससी सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये सब आपको अपलोड करने होंगे, तब आपको बीएससी थर्ड ईयर यानी कि बीएससी फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप आएगी। तो फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे और बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी फर्स्ट ईयर में कोई बैक लग जाती है या अब्सेंट हो जाता है या फिर 60% नहीं बन पाते हैं या फिर 7 CGPA नहीं बन पाते हैं, तब क्या होगा। तो उस केसेस में जब वो स्टूडेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ, जब फर्स्ट ईयर के अपलोड करेगा तो उसको फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप 60,000 मिल जाएगी। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो स्कॉलरशिप मिलती है ये ऑन द बेसिस ऑफ 12th मिलती है, जो कि सबको मिलेगी, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो जाएं। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे 60,000 ये मिलने कन्फर्म है। अब मैं आगे बात करूं, अगर आप यहाँ पे सेकेंड ईयर वाली देखेंगे तो इसके लिए जो ऑन द बेसिस है वो है फर्स्ट ईयर। जब आप फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड ही खराब हो गया, मतलब फर्स्ट ईयर में बैक लग गई, एब्सेंट हो गई, या फिर 60% नहीं बन पाया, या फिर 7 CGPA नहीं आ पाए, कुछ इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आ गई, तो ये इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ये पड़ेगा सेकेंड ईयर के ऊपर, जो कि फर्स्ट ईयर के आधार पे मिलती है। यानी कि ये 60,000 आपकी कट जाएगी, यानी कि बाकी बच्चों को तो 1,20,000 आएगी और आपको खाली 60,000 आएगी। वैसे सिमिलर अगर मैं आगे बात करूं, मान लेते हैं कि आपके सेकेंड ईयर में 60% से या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है सेकेंड ईयर में, तो जो सेकेंड ईयर का बेस है ये अप्लाई होता है थर्ड ईयर के ऊपर, यानी कि थर्ड ईयर की जो स्कॉलरशिप मिलती है ये सेकेंड ईयर के बेसिस पे मिलती है। तो कहने का मतलब सेकेंड ईयर में कुछ गड़बड़ी हुई तो थर्ड ईयर की 60,000 स्कॉलरशिप कट गई, ये आप समझ लीजिए। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ ईयर या फिर एमएससी फर्स्ट ईयर की कह सकते हैं, ये जो मिलती है ये ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड ईयर मिलती है, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये बीएससी थर्ड ईयर एंड एमएससी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है। और बात करें एमएससी सेकेंड ईयर या फिफ्थ ईयर कह सकते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ ईयर या फिर कह सकते हैं एमएससी फर्स्ट ईयर के आधार पे एमएससी सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है, और जिसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एमएससी फर्स्ट ईयर है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि एमएससी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट वगैरह क्या होता है, ये सब अभी से जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट के बारे में, इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20,000 सबको पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल घबराइए मत। तो चलिए बात कर लेते हैं इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आप इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट अपलोड करने के लिए एलिजिबल कब से हो जाते हैं, कब आप प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आपका बीएससी फर्स्ट ईयर रिजल्ट अपलोड नहीं हो जाएगा तब तक आप अपना मेंटरशिप प्रोजेक्ट अपलोड नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहें तो अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर 1,20,000 या 60,000 जो भी है स्कॉलरशिप आने के बाद प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स, अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ करके अदर कॉलेज या अदर यूनिवर्सिटी या फिर अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर के एक पीएचडी होल्डर टीचर के अंडर में मिनिमम 6 to 8 वीक्स के ड्यूरेशन में आपको रिसर्च करनी होती है, और उन्हीं से फिर जो रिसर्च एक जो सर्टिफिकेट होता है उस सर्टिफिकेट में उन्हीं प्रोफेसर से सिग्नेचर स्टैम्प कराने होते हैं एंड पूरी रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड करना होता है। इसके लिए एक डिटेल्स में वीडियो है हमारी पिछले साल की है, जिसमें हमने प्रोजेक्ट एक सैंपल दिखाया भी है कैसा करना होता है। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अदर कॉलेज से ही करना है। आगे बात कर लेते हैं, अगर आप खुद से प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी गाइडेंस या हेल्प ले लेना, लेकिन अभी नहीं, फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप के नाम पर कई जगह पे लूट मार चल रही है। लोग आपका जब फॉर्म भरते हैं तो आपसे कहते हैं कि हम आपका फॉर्म वहाँ DST लेके जाएंगे, दिल्ली जाएंगे एंड बहुत कुछ कराएंगे, पैसा लगेगा, और जब स्कॉलरशिप आ जाए तब आप हमें 20,000 या 10,000, 5,000 ऐसे या 4,000 रुपये हमको दे देना। लेकिन
फ्रेंड्स आपको किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि वो सब झूठ बोलते हैं। इसमें सिंपल सा प्रोसेस है, आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं तो आपका ऑफर लेटर आएगा, अदरवाइज कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता है। तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, चाहे कोई कॉलेज वाले हो चाहे कोई साइबर कैफे वाले हो। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा। आपके मतलब के कुछ वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उनको एक एक करके देख लेना। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी कुछ वीडियोस आपको दिख जाएंगे, जहां से आप उनको देख सकते हैं। अभी तक फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका परिवार है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करें एंड साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम, दोनों में से कोई कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।